एपिसोड की स्टार्टिंग होती है माउंट एमाई से। माउंट एमाई पे रेंजू और उसके साथ एक बॉडी बिल्डर बंदा आया हुआ था। वो बंदा रेंजू से कहता है कि माउंट एमाई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर ये लोग किंग चैंग सेक्ट से हार गए तो इनकी लाइफ कुत्तों से भी बुरी हो जाएगी। जिसके बाद वो दोनों एमाई सेक्ट के अंदर जाते हैं। एमाई सेक्ट की लीडर उन दोनों से कहती है, मुझे नहीं लगता बेगामॉन्ट्स का ग्रुप हमारे लिए खून बहाएगा। अब जल्दी से बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रेंजू कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी बंदा फ्री में मारा जाए। एमाई सेक्ट की लीडर काफी ज्यादा गुस्से से कहती है, अब जल्दी अपना मुंह खोलो। रेंजू एमाई सेक्ट की लीडर को बताती है कि उसे 5 लाख गोल्ड यांग चाहिए। जैसे ही सारे के सारे डिसाइपल ये बात सुनते हैं, उन सभी को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन सेक्ट लीडर अपनी एनर्जी रिलीज करती है और उन सभी का मुंह बंद करवा देती है और रेंजू से कहती है, तुमने ये तो नहीं सोचा कि हम तुम्हारी डिमांड मान लेंगे? तुम जितना पैसा मांग रही हो इससे हम कई ग्रुप को हायर कर सकते हैं। जो सुन के रेंजू बताती है कि उनमें से कोई भी हमारे जितना पावरफुल नहीं है। एमाई सेक्ट की लीडर रेंजू से पूछती है, क्या होगा अगर मैं तुम्हारा ऑफर ना मानूं? रेंजू बताती है कि उसका एक मेंबर किंग चैंग सेक्ट में भी गया है। जो सुन के एमाई सेक्ट की लीडर को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी एनर्जी रिलीज करके उन दोनों पे प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से उन दोनों के मुंह से ब्लड आ जाता है। लीडर उन दोनों से काफी ज्यादा गुस्से से कहती है, जल्दी से अपना रियल प्राइस बताओ। लीडर की इतनी ज्यादा पावर देख के रेंजू डर जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके कहती है कि हम तो बेगामॉन्ट्स हैं, जो भी हमें ज्यादा पैसे देगा हम उसी के लिए काम करेंगे। एमाई सेक्ट की लीडर मन ही मन कहती है, मेरा मन तो कर रहा है कि मैंने अभी के अभी जान से मार डालूं, लेकिन मुझे नहीं पता हमारे बीच में कब फाइट हो जाए, इसीलिए जो भी मदद मुझे मिल रही है मुझे वो सारी की सारी मदद चाहिए। फिर वो जियोंग हवा से कहती है कि तुम इनके साथ जाओ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। एक बुढ़ा अपने साथी से कहता है, थंडर क्लैप सेक्ट कितना ज्यादा बेकार है, ये हमसे इतना ज्यादा मटेरियल ले रहे हैं और हमें इतना कम प्राइस दे रहे हैं, ये लोग लुटेरे हैं लुटेरे। और उस बुढ़े की बातें हमारा हीरो प्योबोल सुन रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के लीडर को दिखाया जाता है। मूरोंग मन ही मन कहता है, पता नहीं मेरे मेंबर्स कैसे होंगे, हम अभी ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा टेंस है, अगर हमसे कुछ भी गलती हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे। तभी वहाँ डाओसी आ जाता है। मूरोंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ कब आ गए? डाओसी बताता है, वैसे तो वो कल वापस आने वाला था, लेकिन आज उसे एक ऐसा इंसान दिख गया जिसे वो जानता है। कैप्टन, मैंने तुम्हें बताया था ना, हमने एक बंदे के साथ ट्रेवल किया था। जो सुन के मूरोंग कहता है, तुम उस अजीब से इंसान की बात कर रहे हो, क्या वो फिर से तुम्हें इत्तेफाक से मिल गया? जो सुन के डाओसी कहता है, क्या इसमें कोई गड़बड़ है? वैसे वो बंदा कोई ज्यादा खास नहीं है। मूरोंग बताता है, हाँ हो सकता है वो कोई खास बंदा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ ना कुछ तो करेगा, या ऐसा भी हो सकता है मैं ज्यादा टेंशन ले रहा हूँ। लेकिन डाओसी कहता है, लीडर जब आपके दिमाग में ये बात आई है तो हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। वैसे भी हमारे ग्रुप के अंदर काफी सारे बंदे फ्री हैं, मैं उनमें से किसी एक को उस पे नजर रखने के लिए भेज दूंगा। तभी वहाँ पे रेंजू आ जाती है। रेंजू के साथ जियोंग हवा और सियोल रेन भी आई थी। जांग मूरोंग तुरंत ही उन्हें उठ के ग्रीट करता है। जियोंग हवा अपना नाम बताती है, जबकि सियोल रेन उसे ग्रीट करती है। मूरोंग कहता है, जबकि आप दोनों यहाँ पे खुद आए हो तो क्या मैं अपनी डील को पक्का समझूं? लेकिन जियोंग हवा कहती है, ये तो डिपेंड करता है तुम हमसे क्या मांग करते हो, लेकिन अगर तुमने हमसे ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो हम अपनी फाइट किंग चैंग सेक्ट के साथ रोक देंगे और सबसे पहले तुम्हारे ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुन के मूरोंग कहता है, चिंता मत करो, हम कोई भी चालाकी नहीं करेंगे, चलिए आपस में बात करते हैं, हो सकता है हमारी डील हो जाए। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जियोंग हवा मूरोंग पे काफी जोर से चिल्ला रही थी। वो उससे कहती है, बेगामॉन्ट तुम अपनी औकात में रहो, तुम्हारा काम है पैसे लो और अपना काम करो, तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी डिमांड कर रहे हो। जो सुन के मूरोंग हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ, वैसे भी कुछ टाइम बाद तुम लोग सिचुआन के रूलर बनने वाले हो, तो इतनी छोटी मोटी चीज तो तुम हमें दे ही सकते हो। मूरोंग की बात सुन के जियोंग हवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के मारे टेबल को तोड़ देती है। लेकिन भाई जियोंग हवा को गुस्से में देख के मूरोंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो चुपचाप चिल में बैठा हुआ था। जियोंग हवा कप को उठाते हुए कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मैंने पहले जो तुमसे डिमांड की थी उसे भूल जाओ, और तुमने ये जो टेबल और कप तोड़ा है ना, मैं इसके भी पैसे तुमसे नहीं लूंगा, बस हमें बेस्ट में रहने के लिए कुछ जगह दे दो। जो सुन के जियोंग हवा कहती है, तो तुम्हारा प्लान शुरू से यही था, तुम एक ऐसी जगह चाहते हो जहाँ तुम रह सको। मूरोंग बताता है कि वो बेगामॉन्ट्स हैं और कोई भी सेक्ट नहीं चाहता कि हम उनके करीब रहें। जो सुन के जियोंग हवा बताती है कि वो भी नहीं चाहती कि तुम उनके करीब रहो। मूरोंग बताता है कि वो एमाई सेक्ट से काफी दूर रहेंगे, इसलिए आपको ये डील करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जियोंग हवा मन ही मन कहती है, अभी तो ये हमारी मदद कर देंगे, लेकिन लंबे समय बाद ये हमारे दुश्मन बन जाएंगे और हो सकता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। लेकिन अगर हम इन्हें युद्ध में सबसे आगे भेज देंगे तो इनके ज्यादातर मेंबर्स मारे जाएंगे, फिर इन्हें बाद में मारना
हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना सोचने के बाद जियोंग हावा उसका प्रपोजल मान जाती है। मुरोंग जियोंग हावा से कहता है फिर तो हमारी डील हो गई, और डेविल स्माइल देते हुए मन ही मन कहता है अगर ये लोग हमसे डील नहीं करते तो किंगचैंग सेक्ट के साथ डील करना काफी कठिन हो जाता। मुरोंग पूछता है कि अगर आप लोग यहाँ पे रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन जियोंग हावा बताती है कि वो व्हाइट फ्लावर रूम के अंदर रहेगी। तभी अचानक रेंजू भागते भागते आती है और काफी ज्यादा टेंशन से कहती है बॉस अर्जेंट मैसेज है। मुरोंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम लोग बात कर रहे हैं और तुम हमारी बात के बीच में घुस आई हो। लेकिन रेंजू बताती है कि थंडर क्लैप सेक्ट का लीडर मारा जा चुका है। जो सुन के मुरोंग पूछता है कि असासियन पकड़ा गया। रेंजू बताती है कि असासियन नहीं पकड़ा गया और थंडर क्लैप सेक्ट को लगता है कि ये किंगचैंग सेक्ट ने किया है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें किंगचैंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग एक कब्र को लेके वहाँ पे आ चुके थे। कुछ गार्ड्स कहते हैं कि तुम्हें हमसे क्या काम है, भला थंडर क्लैप सेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है और तुमने यहाँ पे आने से पहले हमें बताया भी नहीं। उसके अलावा तुम सभी अपने अपने वेपन लेके आए हो, क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? तभी वहाँ पे किंगचैंग सेक्ट का लीडर आ जाता है। वो कहता है कि बताओ थंडर क्लैप के लीडर तुम हमसे क्या चाहते हो? लेकिन थंडर क्लैप सेक्ट का लीडर कहता है यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूँ। किंगचैंग सेक्ट का लीडर कहता है कि तुम अपने साथ कॉफिन लेके क्यों आए हो? थंडर क्लैप सेक्ट का लीडर बताता है कि इस कॉफिन के अंदर उसका एकमात्र डिसाइपल है। लेकिन किंगचैंग सेक्ट का लीडर कहता है भले ही तुम्हारा डिसाइपल मर गया, इसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जो सुन के थंडर क्लैप के लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो किंगचैंग सेक्ट के लीडर से कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है? लीडर कहता है अरे यार मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें जो भी बताना है सीधे सीधे बताओ। लीडर की बात सुनने के बाद थंडर क्लैप का लीडर कॉफिन ओपन करता है। हमें बताया जाता है जिसकी ये डेड बॉडी है ये अगला लीडर बनने वाला था। थंडर क्लैप का लीडर बताता है इसके घाव की तरफ देखो, ये तुम्हारी एक खास टेक्निक से बने हैं जिसका नाम है 72 स्वॉर्ड वेव्स। भाई उसके घाव देख के तो किंगचैंग सेक्ट के लीडर की भी फट जाती है। वो मन ही मन कहता है ये तो वाकई में हमारे सेक्ट की टेक्निक है। थंडर क्लैप का लीडर बहुत बुरी बुरी बातें सुनाता है और मन ही मन कहता है ऐसे पता तो नहीं चल गया कि मेरे बेटे की शादी व्हाइट रूम में होने वाली थी और उस शादी के बाद हम एमआई सेक्ट को सपोर्ट करते, इसीलिए इसने मेरे बेटे को मरवा दिया। इसके बाद थंडर क्लैप सेक्ट का लीडर काफी ज्यादा बेइज्जती करता है। तभी उन्हें किसी का पावरफुल ऑरा महसूस होता है। हमें दिखाया जाता है ये सेंट ऑफ जस्टिस है। सेंट ऑफ जस्टिस उन सभी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट में आने की, मैं तुम्हारी इस गलती को कभी माफ नहीं करूंगा। लीडर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो अपने एक हाथ में एनर्जी लेता है और सीधा थंडर क्लैप लीडर को दे मारता है, जिसकी वजह से थंडर क्लैप लीडर अधमरा हो जाता है। सेंट ऑफ जस्टिस काफी ज्यादा गुस्से से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हमारा सेक्ट मजाक है जो तुम्हारी तरह कोई भी यहाँ आके चिल्ला सकता है? लीडर कहता है जूनियर तुमने उन पे अटैक क्यों किया? लेकिन सेंट ऑफ जस्टिस वहां से जाते हुए कहता है अगर आज हम इन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो सारे के सारे लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। सेक्ट लीडर मन ही मन कहता है ये पहले बहुत ज्यादा कोल्ड था, लेकिन जब से वो कांड हुआ है ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। थंडर क्लैप सेक्ट का लीडर कहता है क्या यही चाहते थे तुम, हमारे सेक्ट की बैंड बजाना चाहते थे? जो सुन के किंगचैंग सेक्ट के लीडर को बुरा लगता है। वो अपने बंदे से कहता है जाओ जाके इनके लिए रूम तैयार करो। फिर लीडर एक डिसाइपल से कहता है कि तुम्हें चेंगडू सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, वहां जाके पता करो कि आखिर हो क्या रहा है। वो डिसाइपल लीडर से कहता है समझ गया। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। दो बंदे आपस में बात कर रहे थे कि वाकई में थंडर क्लैप सेक्ट के लीडर को किंगचैंग सेक्ट के लोगों ने मार दिया। उन दोनों की बातें अपना प्योबोल बैठा बैठा सुन रहा था। तभी वहाँ सनहा आती है और प्योबोल से कहती है आखिर ये तुमने कैसे किया? प्योबोल उससे पूछता है क्या मैंने क्या किया? सनहा बताती है थंडर क्लैप सेक्ट का यंग मास्टर मारा जा चुका है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो उसे इतनी आसानी से मार दिया? लेकिन प्योबोल उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उठ के उसके पास आने लगता है। सनहा पूछती है क्या तुमने उसे नहीं मारा? प्योबोल उसके करीब आके कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है उसे किसने मारा, जो चीज मैटर करती है वो ये है कि वो अब मारा जा चुका है। जिसके बाद प्योबोल उसे किस लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सनहा अपना मुंह फेर के कहती है अभी हमारे व्हाइट रूम के अंदर कुछ गेस्ट आए हैं, मुझे उन गेस्ट से मिलने के लिए जाना है, इसलिए अभी मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। प्योबोल पूछता है ऐसे कौन से गेस्ट आ गए जो तुम्हें पर्सनली मिलने के लिए जाना पड़ रहा है? सनहा बताती है कि मेरी आंट जियोंग हावा यहाँ पे आई हैं और उनके साथ उनके कुछ डिसाइपल भी आए हैं। जो सुन के प्योबोल पूछता है कि वो यहाँ पे क्या करने के लिए आई है? सनहा बताती है कि वो ब्लैक क्लाउड कॉर्प से मिलने के लिए आई थी। मैंने ऐसा सुना है कि वो सबसे पावरफुल वेगाबॉन्ड्स का ग्रुप है और उनका लीडर भी बहुत ज्यादा चालाक है। फिर प्योबोल उससे पूछता है कि वो यहाँ से कब जाएगी? सनहा बताती है कि उसकी आंट यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुकेंगी, लेकिन उसकी आंट के साथ जो लड़की यहाँ पे आई है मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। प्योबोल मन ही मन कहता है कहीं ये वही लड़की तो नहीं। फिर वो सोचता है कि थंडर क्लैप सेक्ट का लीडर मारा जा चुका है, अभी पक्का किंगचैंग सेक्ट में क्योस मच चुका होगा, अब बस मुझे थोड़ा सा इंतजार करना है। यहाँ से सीन
सीन शिफ्ट हो जाता है। किंग चैंग सेक्ट के डिसाइपल मर्डर सॉल्व करने में लगे हुए थे। एक डिसाइपल कहता है कि वाकई में ये तो हमारी टेक्निक है। दूसरा डिसाइपल कहता है कि हो सकता है ये टेक्निक किसी और ने सीख ली हो। पहला वाला कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये टेक्निक सीखना इतना आसान नहीं है। हमारे सेक्ट के भी कुछ ही मेंबर्स को ये टेक्निक आती है। दूसरा वाला डिसाइपल बताता है कि हमारी एक टेक्निक की कॉपी गायब हो चुकी थी। जो सुन के पहला वाला बताता है कि लेकिन उस टेक्निक के अंदर सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक थी, उस कॉपी के अंदर ब्रीथिंग फॉर्म नहीं था। लेकिन दूसरा लड़का बताता है क्या हो अगर किसी हमारे सेक्ट के बंदे ने उसकी मदद की हो। जो सुन के पहला वाला बंदा कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इन छोटी मोटी बातों से किसी भी चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरा वाला डिसाइपल कहता है एक असासियन जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल है, कहीं ये वही असासियन तो नहीं जो 7 साल पहले मारा जा चुका था। फिर वो सोचता है कि वो नहीं हो सकता। इसके बाद ये सभी गोल्डन स्काई पैलेस में रुकने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते हुए इनकी मुलाकात MI सेक्ट के बंदों के साथ हो जाती है। जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों को बहुत गुस्सा आता है। किंग चैंग सेक्ट का एक डिसाइपल आगे आता है और कहता है काफी टाइम हो गया, मैंने तुम्हें नहीं देखा ब्लॉसम एल्डर। जियोंग हवा कहती है लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? जैसा तुम्हारा नाम है व्हाइट क्रेन स्वॉर्ड, तुम्हें अपने नाम के हिसाब से जंगलों में रहना चाहिए था जैसे एक क्रेन रहती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करने लगते हैं, लेकिन काफी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद भी इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती। सियोल्डेन को महसूस होता है कि यहाँ पे कोई तो है जो कि काफी खतरनाक है। वो यहाँ वहाँ देखती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। असल में हमारा मेन कैरेक्टर प्योवल वहाँ पे खड़ा हुआ था और उन दोनों के बीच के तमाशे का मजा ले रहा था। प्योवल बताता है आग लगाने के लिए कुछ सामान जरूरी होता है और इस वक्त चेंगडू में वो सामान मौजूद है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। रात के टाइम रेंजू किसी से कहती है तुम इतने टाइम से कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। असल में रेंजू प्योवल से बात कर रही थी। रेंजू के साथ उसका लीडर और डाउसी भी थे। जिसके बाद वो सभी बैठ के खाना ऑर्डर करते हैं। मूरंग प्योवल को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि रेंजू तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। लेकिन जब मैंने तुम्हें आमने सामने से देखा तो मैं समझ गया तुम बहुत ताकतवर हो। तुमने अपनी सारी की सारी पावर को सप्रेस करके रखा है, लेकिन कभी कभी तुम्हारी पावर लीक हो जाती है। जो सुन के रेंजू कहती है मैंने कहा था ना ये काफी ज्यादा कमाल का है। मूरंग प्योवल से कहता है कि देखो यार मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम बिगा बॉन्ड्स का ग्रुप हैं, लेकिन मेरा एक सपना है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा सेक्ट बनाऊं जिसे पूरी दुनिया जाने, और ऐसा सेक्ट बनाने के लिए हमें काबिल बंदे चाहिए। अगर तुम हमारी टीम में आने के लिए मान जाओगे तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम रेंजू से शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रेंजू देने के लिए भी तैयार हूँ। रेंजू ऐसे नाटक करती है कि वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन डाउसी कहता है देखो तो इसे कैसे एक्टिंग कर रही है, साफ साफ दिख रहा है कि ये भी शादी करना चाहती है। लेकिन प्योवल साफ साफ मना कर देता है। जो सुन के डाउसी के मुंह से सारी की सारी दारू नीचे गिर जाती है। प्योवल, रेंजू और मूरोंग डाउसी को घूर के देखने लगते हैं। डाउसी उनसे कहता है अरे मेरे गले के अंदर कुछ अटक गया था, इसलिए मुझसे गलती से खाना गिर गया, तुम लोग अपनी बातें कंटिन्यू करो। मूरोंग पूछता है कि तुम्हें हमारे ऑफर के बारे में क्या पसंद नहीं आया, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना या फिर रेंजू से शादी करना। प्योवल बताता है ना तो मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन करनी है, ना ही मुझे इस रेंजू के अंदर कोई दिलचस्पी है। जो सुन के भाई रेंजू की शक्ल तो एकदम डेविल के जैसी बन जाती है। रेंजू मन ही मन काफी ज्यादा गुस्से से कहती है इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। माहौल एकदम टेंस हो जाता है। तभी मूरोंग हंसते हुए कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें थोड़ी ना सच में रेंजू के साथ शादी करने देता, तुमने तो एकदम बेवकूफों जैसा चेहरा बना लिया। लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, कभी भी हमारे ग्रुप के बंदों के सामने मत आना, वरना हो सकता है वो तुम्हारी पिटाई कर दे। प्योवल भी काफी ज्यादा कूल अंदाज में कहता है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मूरोंग कहता है कहो मैं सुन रहा हूँ। प्योवल उससे कहता है कहीं ऐसा ना हो रास्ते में चलते चलते तुम्हारा सर कट जाए, अगर कभी ऐसा हो गया तो तुम ये बात जान लेना कि वो मैंने किया है। प्योवल की बात सुन के मूरोंग काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, लेकिन प्योवल उसको ट्रोल करते हुए कहता है क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने बेवकूफों जैसा चेहरा क्यों बना लिया। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोल्डन हेवन क्लैन का सीन दिखाया जाता है। किंग चैंग माउंटेन का एक डिसाइपल आता है और सीनियर को ग्रीट करता है। उसका सीनियर पूछता है कि MI सेक्ट वाले क्या कर रहे हैं। वो बताता है कि वो अभी तक व्हाइट रूम से बाहर नहीं आए हैं, मैंने अपने कुछ डिसाइपल्स को वहीं पे छोड़ दिया है, अगर कभी वो कुछ हरकत करेंगे तो हमें तुरंत ही रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर उसका सीनियर कहता है कि हमें उस असासियन को पकड़ना है, उसको पकड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो लड़का
बताता है उस असासियन को पकड़ने का काफी आसान तरीका है, हम इग्नोवल सेक्ट की मदद ले सकते हैं। वो बताता है इग्नोवल सेक्ट को काफी ज्यादा खबर होती है, अगर हम उनसे पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस दिन थंडर क्लैप सेक्ट के अंदर कौन कौन गया था। उसका सीनियर कहता है कि मैं नहीं जाने वाला उनसे पूछने के लिए, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। वो लड़का अपने सीनियर से कहता है कि सीनियर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, एक लड़का दीवार से कान लगा के कुछ सुन रहा था, लेकिन वो मन ही मन कहता है मुझे पता है वो लड़का अंदर ही है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी प्रेजेंस महसूस क्यों नहीं हो रही। प्योबोल नाम का वो लड़का काफी ज्यादा कमाल का है, वो इतना ज्यादा कमाल का है कि मैं उसकी सांसें भी महसूस नहीं कर पा रहा। फिर वो एक बिल्डिंग के ऊपर जाता है और 3 बंदों को इशारा करता है, उसका इशारा देख के उन 3 बंदों में से एक बंदा वहां से भाग जाता है। फिर वो बंदा भाग के एक और बंदे के पास आता है और बताता है हम जिस पे नजर रख रहे हैं उसने पूरी रात कुछ नहीं किया, जैसे ही सूरज निकलेगा हम उस पे काफी नजदीक से नजर रखेंगे। उसके सामने खड़ा शख्स कहता है तुमने बहुत बढ़िया काम किया। हमें बताया जाता है ये भी ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स का वाइस लीडर है। उस बंदे के वहां से चले जाने के बाद वाइस लीडर किंग चंग सेक्ट से लड़ने की प्लानिंग करने लगता है। तो अभी उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई तो है, इसलिए वो जल्दी से सारे के सारे ब्लेड्स ऊपर फेंकता है, लेकिन वो ब्लेड्स सीधे जाके छत पे लग जाते हैं। वाइस लीडर कहता है कि अरे यार मुझे लगा था कि ऊपर कोई तो है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ऊपर वाकई में कोई था और ये कोई और नहीं बल्कि प्योबोल है। प्योबोल उसके पीछे खड़ा खड़ा उसका सारा प्लान देख रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें व्हाइट रूम का सीन दिखाया जाता है। जियोंग हवा कहती है जूनियर सिस्टर जैसे ही कल सूरज निकलेगा तुम अपने सेक्टर में वापस चली जाना। सियोलिन कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो। जियोंग हवा बताती है यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और मास्टर को सपोर्ट करो। सियोलिन बताती है कि लेकिन मास्टर का ऑर्डर था कि मैं आपके साथ रहूं। जियोंग हवा उसे बताती है कि हमारी डील हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुन के सियोलिन कहती है यहाँ पे किंग चंग सेक्ट के बंदे हैं, हो सकता है आपकी फाइट उनसे हो जाए, इसलिए मेरा यहाँ पे रुकना काफी जरूरी है। जियोंग हवा कहती है कि तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के बंदों को आगे कर दूंगी। जिसके बाद वो सियोलिन को वहां से जाने के लिए कह देती है। हमें दिखाया जाता है कि सनहा जियोंग हवा से मिलने के लिए आती है। जियोंग हवा पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बताती है कि आप अकेली हो, इसीलिए मैं आपको सपोर्ट देने के लिए आई हूँ। जियोंग हवा कहती है कहीं तुमने बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे अलग ही लेवल की खुशी है। सनहा शर्माते शर्माते कहती है हाँ मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया है। आपको पता है थंडर क्लाउड सेक्ट के लीडर को किसने मारा है? मुझे लगता है उसे मेरे बॉयफ्रेंड ने ही मारा है। जो सुन के जियोंग हवा कहती है तुम्हें इस बात पे पूरा भरोसा है? सनहा शर्माते शर्माते कहती है मुझे इस बात पे पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन इस बात के बहुत ज्यादा चांस है। जब मुझे इस बात के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो मैं उसे आपसे मिलवाने जरूर लाऊंगी। जियोंग हवा उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछने ही वाली थी, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो दोनों जाके देखते हैं तो जियोंग हवा का एक स्टूडेंट मारा जा चुका था और ये जियोंग हवा का पर्सनल स्टूडेंट है। मुरोंग 22 लीडर से कहता है जियोंग हवा का पर्सनल डिसाइपल मारा जा चुका है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमने गलत साइड ले ली। लेकिन 22 लीडर कहता है ऐसी बात नहीं है, उनकी फोर्सेस जितनी ज्यादा कम होगी हमें उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि फिर उन्हें हमारे ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही यहाँ पे एक असासियन कर क्या रहा है? ब्लड शैडो ग्रुप के मरने के बाद यहाँ पे कोई भी असासियन नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं लगता किंग चंग सेक्ट ने कोई असासियन हायर किया हो। मुरोंग को हमारे हीरो की याद आती है कि कहीं ये सब उसी का किया धरा तो नहीं है, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए पूछता है क्या प्योबोल ने कुछ उल्टा सीधा किया? 22 लीडर बताता है कि वो लड़का अपने रूम से 4 दिन से बाहर नहीं आया। जो सुन के मुरोंग कहता है क्या तुम्हें इस बात पे पूरा भरोसा है? 22 लीडर कहता है हाँ वो सच में 4 दिन से बाहर नहीं आया। जो सुन के मुरोंग कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर से नजरें हटा लो और अभी किंग चंग सेक्ट पे ध्यान दो। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। जियोंग हवा कहती है मुरोंग हमारे ग्रुप का एक बंदा मारा जा चुका है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम इसके घाव की तरफ देखो और मुझे बताओ कि इसे किसने मारा है। मुरोंग देखता है कि उसके डिसाइपल की गर्दन पे एक छोटा सा निशान है, ऐसा निशान किसी तलवार से बन ही नहीं सकता और अगर किसी धागे से इसका गला काटा जाता तब भी इसकी खाल थोड़ी बहुत फट जाती, लेकिन इसका निशान देखने में बिल्कुल साफ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसे किसने मारा होगा। जियोंग हवा पूछती है तुमने ऐसी इंजरी कभी देखी है? मुरोंग बताता है कि नहीं मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। उसके दिमाग में फिर से डाउट आता है कि ये कहीं प्योबोल का काम तो नहीं है। जियोंग हवा पूछती है कि तुम्हारे सारे के सारे बंदे यहाँ कब आएंगे? मुरोंग बताता है कि उसके सारे बंदे यहाँ 2 दिन के अंदर आ जाएंगे, लेकिन उसे डर लग रहा है कहीं किंग चंग सेक्ट उन पे अटैक ना कर दे। जियोंग हवा अपनी एनर्जी रिलीज करके कहती है अगर किंग चंग सेक्ट ने अटैक करने की कोशिश की तो हम उन्हें क्रश कर देंगे। हमें दिखाया जाता है कि प्योबोल जियोंग हवा के पीछे ही खड़ा था अपनी गायब होने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके। यहाँ से सीन एक हॉस्पिटल पे शिफ्ट
शिफ्ट हो जाता है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी दोनों आंखें फूट चुकी थी। मूरोंग काफी ज्यादा गुस्से से कहता है कि इसे क्या हुआ। रेंजू बताती है कि हम प्योबोल से मिलने के लिए गए थे और इसने उससे पंगा ले लिया। जो सुन के मूरोंग काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, यहाँ वहाँ की बातें करना बंद करो और मुझे सब बताओ। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। प्योबोल बैठा बैठा खाना खा रहा था, तभी वहाँ पे रेंजू आ जाती है। रेंजू को देख के प्योबोल मन ही मन कहता है, अरे यार ये लोग मुझे टाइम पे खाना भी नहीं खाने देते। फिर प्योबोल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। रेंजू प्योबोल को बताती है वो तो बस तुमसे मिलने के लिए आई थी और उसे तुमसे माफी भी मांगनी है। प्योबोल कहता है, क्या माफी? कौन सी माफी? रेंजू बताती है कि हमने तुमसे थोड़ी बेइज्जती से बात कर ली थी, उसी के लिए मैं माफी मांगने के लिए आई हूँ। लेकिन प्योबोल उससे कहता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो सुन के रेंजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन कहती है, मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो स्माइल करते हुए कहती है, हमारे बॉस ने तुम्हें जो ऑफर दिया था तुम उसे मान क्यों नहीं लेते? हम लोग तुम्हें काफी अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। हमें दिखाया जाता है कि एक और शख्स उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो रेंजू के पास आके कहता है, अरे तुम यहाँ पे हो, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन रेंजू उससे काफी ज्यादा गुस्से से कहती है, अपना हाथ मुझसे दूर हटाओ, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? लेकिन वो लड़का बताता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें फॉलो करूं, बॉस ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें लेके वापस आ जाऊं। लेकिन तभी वो कहता है, अरे तो ये है प्योबोल। प्योबोल उसे घूर के देखता है, जिसकी वजह से इसको अलग ही लेवल का मजा आ जाता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं ये लड़का गे है। रेंजू सोचती है इसे लड़की को देख के फिर से हवस चढ़ रही है, जिसके बाद वो प्योबोल के साथ बदतमीजी करने लगता है। प्योबोल उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूंगा, मेरे 3 तक गिनने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम उतने टाइम में यहाँ से नहीं भागे तो तुम अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी को नहीं देख पाओगे। लेकिन उसे लगता है कि प्योबोल काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए वो प्योबोल की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। प्योबोल 3 तक काउंट करना चालू करता है, लेकिन वो बंदा नहीं भागता। 3 तक गिनने के बाद प्योबोल चॉपस्टिक उठा के फेंक देता है, लेकिन वो बंदा अपना हाथ सामने लाके उन्हें रोक लेता है। प्योबोल का अटैक रोकने के बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है और प्योबोल पे काफी पावरफुल अटैक करता है। लेकिन जब वो सामने देखता है तो प्योबोल वहां पे था ही नहीं। प्योबोल जंप करके उसके सर के ऊपर आ जाता है और अपनी फ्लाइंग शॉट रिलीज करता है, जिसकी वजह से उस बंदे की बॉडी पे जगह जगह कट लग जाते हैं। काफी ज्यादा घायल होने की वजह से वो बंदा जमीन पे गिर जाता है। फिर प्योबोल अपनी एनर्जी से उसका मुंह पकड़ता है और अपनी उंगली उसकी आंखों में घुसा देता है। तभी रेंजू एक कोड़े का इस्तेमाल करती है और प्योबोल को पकड़ लेती है, लेकिन अचानक प्योबोल उसके चंगुल से आजाद हो जाता है। रेंजू कहती है, यहाँ पे जो भी हुआ उसे खत्म कर दो, वैसे भी मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आई थी, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया उसका हिसाब बराबर हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि हम और भी फाइट करें। जो सुन के प्योबोल वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। रेंजू प्योबोल को बताती है, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम एक दिन पक्का मारे जाओगे। लेकिन प्योबोल उसकी बात पे बिना ध्यान दिए वहाँ से चला जाता है। प्योबोल को तो बस एक ही बात की चिंता हो रही थी कि उसके कपड़े फट चुके हैं भाई। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। मूरोंग मन ही मन कहता है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पे हमारा पावरफुल बंदा घायल हो गया। रेंजू मूरोंग को बताती है कि उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है, अब वो इतनी ज्यादा बेइज्जती सह नहीं पाएगी। मूरोंग उससे कहता है कि एक बार हम किंगचैंग सेक्ट से निपट लें, उसके बाद हम इस प्योबोल नाम के बंदे को देख लेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक बुढ़े को दिखाया जाता है कि बुढ़ा कुछ जालियों के पीछे बैठा हुआ था। बुढ़ा किसी से कहता है कि तुम थंडर क्लैन के लीडर के कातिल को ढूंढना चाहते हो। हमें दिखाया जाता है कि ये वही सीनियर डिसाइपल है। बुढ़ा बताता है कि ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत ज्यादा कठिन है जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई क्लू ही नहीं है। जिसके बाद सीनियर डिसाइपल उससे पूछता है, क्या चेंगडू में अभी कोई स्ट्रेंज बंदा आया है? बुढ़ा बताता है, हाँ एक बंदा तो आया है जिसका नाम है प्योबोल। हमें बताया जाता है ये बुढ़ा इग्नोवल क्लैन का एल्डर है, सॉरी एल्डर नहीं, ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर बताता है कि उसके पास काफी कमाल की ब्यूटी है, वो अपने चार्म से सभी को अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन मैंने सुना है वो काफी ज्यादा खतरनाक मास्टर है। सीनियर डिसाइपल पूछता है, क्या उसका मर्डर से कुछ लेना देना है? बुढ़ा बताता है कि उसे नहीं पता उसका मर्डर से कुछ लेना देना है कि नहीं, लेकिन तुम जिस तरह से बात कर रहे हो वो बंदा तुम्हारी बातों पे बिल्कुल फिट होता है। बुढ़े से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो उसे पैसे देता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बुढ़ा एक नोटबुक बाहर निकालता है जिसमें प्योबोल के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी। इसमें लिखा हुआ था कि प्योबोल सबसे पहले वाटांग सिटी के अंदर आया था, वो किस क्लैन से है कोई नहीं जानता,
कहाँ से आया है कोई नहीं जानता। बुड्ढे को एक बार ये भी शक होता है कि हो सकता है यही किलर हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि बुड्ढे के पीछे से एक हाथ आता है और वो उस बुड्ढे के हाथ से वो किताब ले लेता है। जब बुड्ढा अपने आप को हिलाने की कोशिश करता है तो हिला नहीं पाता। हमें बताया जाता है ये जो धागे हैं इन्हें सिर्फ हम ही देख सकते हैं। पियोबुल वो किताब पढ़ते हुए कहता है कि मैं अभी अभी यहाँ पे आया हूँ और तुमने मेरे बारे में काफी नॉलेज इकट्ठा कर ली। जो सुन के बुड्ढा उससे कहता है कि कहीं तुम, लेकिन पियोबुल बुड्ढे को बताता है कि तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। जैसे ही पियोबुल बुड्ढे के मुंह से ये बात सुनता है उसकी फट जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है वो जिंदा नहीं बचने वाला। बुड्ढा पियोबुल से भीख मांगता है कि उसकी जान को छोड़ दे और पियोबुल को बताता है कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देगा। पियोबुल हंसते हुए उससे कहता है अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरा नाम हंस हंस के ले रहे थे। लेकिन पियोबुल जानबूझ के अपनी टेक्निक का असर कम कर देता है, जिसकी वजह से बुड्ढे की बॉडी हिलने लगती है। बुड्ढा अपनी एक खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी पियोबुल की चुटकी बजाते ही उसकी गर्दन कट के नीचे गिर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों सेक्ट के डिसाइपल आपस में फाइट कर रहे हैं। चारों तरफ सिटी के अंदर आग लगी हुई है। मूरोंग कहता है अरे यार ये सब क्या हो रहा है। दोनों सेक्ट के डिसाइपल एक दूसरे को जान से मारे जा रहे थे। तभी वहां पे फायर ड्रैगन रूम का लीडर आता है। बोन सभी से कहता है अरे रुक जाओ फाइट मत करो। लेकिन एक तीर उड़ता हुआ आता है और उसके कंधे पे लग जाता है, जिसकी वजह से अब इस बुड्ढे के टीममेट भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मूरोंग कहता है कि इमाई सेक्ट काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में है, जल्दी से अपने सारे बंदों को लेके आओ, हम भी फाइट करेंगे। जियोंग हावा आते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को मारने की। लेकिन वो सीनियर डिसाइपल कहता है कि हमने तुम्हारे बंदे को नहीं मरवाया, तुम ही वो घटिया लोग हो जिन्होंने 7 साल पहले हमारे बंदे को मरवाया था। जिसके बाद जियोंग हावा और ये सीनियर आपस में फाइट करने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। सियोलेन कुछ बंदों को मार के उड़ा देती है, लेकिन तभी सियोलेन के साथ खड़ी लड़की नीचे गिर जाती है। सियोलेन कहती है कि अपनी एनर्जी को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करो, लेकिन वो लड़की रोते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी डेथ हो जाती है। सियोलेन मन ही मन कहती है ये सब एमआई सेक्ट की वजह से हो रहा है, इसीलिए मैं बार में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मेरे एक फालतू के डिसीजन की वजह से काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब बस बहुत हो गया, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मूरोंग का ध्यान जाता है कि उसके कोई भी बंदे यहाँ पे अभी तक नहीं आए हैं, इसीलिए वो अपने एक बंदे को बुलाता है और उससे कहता है यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है काफी अजीब है। देखने से ऐसा लग रहा है कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है और हमारे जो भी लोग हमारी फोर्स को लेने के लिए जा रहे हैं उनमें से कोई भी वापस नहीं आ रहा। जाओ जाके चेक करो कि यहाँ पे कौन छुपा हुआ है। मूरोंग की बात सुनने के बाद वो बंदा यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। वो सारे घरों के ऊपर देखता है। वो ये भी चेक करता है कि वो कहीं इन्हीं बंदों में से कोई एक तो नहीं जो आपस में फाइट कर रहे हैं। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद वो समझ जाता है चेंगडू सिटी के अंदर ये जो पेड़ लगा हुआ है इस पेड़ को पवित्र पेड़ माना जाता है। मुझे लगता है जो कोई भी है वो इसी पेड़ के ऊपर होगा, इसीलिए वो लड़का पेड़ के ऊपर चेक करने के लिए जाता है। लेकिन अचानक उस पे फ्लाइंग स्वॉर्ड की बौछार हो जाती है। वो लड़का फ्लाइंग स्वॉर्ड का अटैक डॉच करता है और कहता है कि बास्टर्ड तो तुम यहाँ पे हो। हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे ने कोट पहना हुआ था और उस कोट के अंदर एक लाल कलर की आंख चमक रही थी। पियोबुल अपनी सारी की सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस बंदे पे अटैक कर देता है। उस बंदे की ये देख के फट जाती है कि सारे के सारे डैगर अपने आप ही उड़ रहे हैं और वो ये बात समझ जाता है कि उसका अपोनेंट बहुत ताकतवर है। लेकिन पियोबुल उसे मारने की जगह उसे पकड़ लेता है और जानबूझ के उसके सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो लड़का पियोबुल का चेहरा देखता है काफी ज्यादा डर जाता है। इससे पहले कि वो पियोबुल का नाम चिल्ला के ले, पियोबुल उसको भी टपका देता है और फिर से खड़ा खड़ा तमाशा देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि सीनियर डिसाइपल ने जियोंग हावा की बैंड बजा दी थी। तभी वहाँ पे सियोलेन आ जाती है और जियोंग हावा को लेके वहाँ से जाने लगती है। किंगचेंग सेक्ट के भी डिसाइपल आ जाते हैं और वो अपने सीनियर से पूछते हैं कि आप ठीक हो ना। उसका सीनियर कहता है चलो छोड़ो, हम लोगों को भी वापस जाना चाहिए। दोनों की दोनों फोर्स इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद वापस चली जाती है। हमारे हीरो को ये देख के मजा आ जाता है कि जियोंग हावा की बैंड बज चुकी है। खैर मुझे लगता है 15 वीडियो में ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें इसको देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।